जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज मैं आपको बताऊँगी कि हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो समाज को जागरूक करने के लिए, संपूर्ण बहुजन समाज को जगाने के लिए, अपने महापुरुषों की सच्चाई सामने लाने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। बड़े-बड़े रिस्क भी ले रहे हैं, जिनसे बहुजन समाज को जगाया जा सके और विरोध भी सह रहे हैं, झेल रहे हैं। तो साथियों, मैं ऐसी ही एक आपको फ़िल्म बताने जा रही हूँ, उसकी कहानी बताने जा रही हूँ, जो फ़िल्म मैंने देखी है और मुझे अफ़सोस हो रहा है कि जिस समय वो फ़िल्म रिलीज़ हुई होगी, तो उ उसको फ़िल्म का इतना प्रमोशन नहीं हुआ और वो समाज को जागरूक करने वाली इतनी बड़ी फ़िल्म थी और इसका कोई रिस्पॉन्स इतना नहीं मिला। अफ़सोस की बात है, हमारे बहुजन समाज के लोग अपने ही समाज के लोगों का साथ नहीं देते हैं। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो शिक्षित बनकर संघर्ष भी करना है, आगे भी बढ़ना है। तो इसी धारा में आगे बढ़ते हुए हमारे बहुजन समाज के लोग भी अपने व्यापार उन्होंने शुरू कर दिए हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री में भी अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को जागरूक करने का भी काम वो कर रहे हैं। तो हमें अपने जो साथी हैं बहुजन समाज के जो भाई-बंधु हैं, उनका भरपूर समर्थन करना चाहिए, भरपूर साथ देना चाहिए। तो आइए मैं ज़्यादा वक़्त ज़ाहिर ना करते हुए आपको इस फ़िल्म की जो पूरी कहानी है, जो मुझे प्रभावित करी और जो मुझे इस कहानी में समझ में आया, वो मैं बातें आपको बताऊँगी। कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इस कहानी को समझने की कोशिश करिएगा, जो फ़िल्म ये है। हाँ, ये फ़िल्म आप सभी को देखनी चाहिए, अपने परिवार में दिखानी चाहिए, आस-पड़ोस में भी इसका प्रचार-प्रसार करना चाहिए। हालाँकि ये 2 साल पुरानी फ़िल्म है, फिर भी लोगों ने इस बहुजन समाज के लोगों ने इस फ़िल्म को देखा नहीं है, तो उसकी जानकारी भी नहीं है। तो इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ, तो उस कहानी को आप सुनिए और देखिए कि ये फ़िल्म किस तरीके से समाज का मार्गदर्शन करने वाली फ़िल्म है। तो इसमें जो किरदार हैं, इसमें एक लड़का दिखाया गया है जिसका नाम सत्या होता है और वो छत्रपति शिवाजी महाराज का कट्टर भक्त होता है और शिवाजी के वंशज अपने आप को बताते हैं वो और उनके परिवार भी शिवाजी की फ़ोटो अपने घर में रखते हैं और वो आपस में ही बस्ती में रहते हैं, दलित समाज और वो लोग आपस में ही उस बस्ती में रहते हैं और इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो वो सत्या नाम का लड़का है, वो एक राजनीतिक नेता जो है उसका नाम वो बोलते हैं राजनीतिक नेता हैं जो उनके वहाँ पर वो काम करते हैं और उनके इशारे पर ही वो लड़का अपने जो हमारे दलित समाज के भाई थे, वो लड़के उस भाई के साथ मिले होते हैं, सत्या के साथ और किस तरीके से उनको माइंड वॉश किया जाता है, किस तरीके से फँसाया जाता है, ये कहानी मैं आपको बताऊँगी। तो शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो सत्या नाम का लड़का होता है, उसके दोस्त होते हैं, दलित समाज के लोग होते हैं और उसको जो नेता होता है उसको उसके द्वारा उसको ये काम दिया जाता है कि तुम्हें दलित समाज के जो ये लोग हैं, झोपड़पट्टी में जो लोग रह रहे हैं, उनको तुम्हें फँसाए रखना है और तुम्हें इनको पढ़ने नहीं देना है, इनको तुम्हें खेल में लगाए रखना है। जो इस बस्ती में जो बच्चे हैं, उनको कंचे खिलाना है और ताश खिलाना है और भी कई तरह के जो बड़े बच्चे हैं, उनको शराब पिलानी है और वो लड़का खुद भी शराब पीता था और जो साथी थे उसके उनको भी वो शराब पिलाता था। तो उस लड़के का कैरेक्टर पूरी बस्ती में अच्छा नहीं था, सब उससे घृणा करते थे और इसमें ये भी दिखाया गया है कि एक लड़की होती है पल्लवी नाम की, जिसको वो लड़का पसंद भी करता है, पर इसमें वो लड़का उसके साथ कोई छेड़खानी तो करता नहीं है, पर हाँ, वो उस लड़की को पसंद करता है। वो लड़की बाबा साहब के विचारों से, अपने महापुरुषों के विचारों को मानने वाली होती है और जो उनके पढ़ाने वाले गुरुजी होते हैं, उनका नाम होता है माली सर। तो वो भी बाबा साहब के ही मानने वाले होते हैं और बाबा साहब के विचारों पर ही चलते हैं। तो इस फ़िल्म में ये दिखाया गया है आगे कि बाबा साहब की जयंती आ रही होती है, तो उसमें जो वो नेता होता है, वो नेता जो होता है, वो भी दलित समाज का ही नेता होता है और छत्रपति शिवाजी महाराज की
उसने और बाबा साहब की फ़ोटो तो अपने घर में उसने लगाई होती है, महापुरुषों को की तस्वीरें तो उसने लगाई होती हैं, पर वो नेता महापुरुषों की विचारधारा पे बिल्कुल नहीं चलता है। उसका एक साथी होता है कुकरेजा नाम का, जो स्वर्ण समाज का होता है, उसके साथ उसका रिश्ता होता है, मतलब उसके साथ वो राजनीतिक तौर पर वास्ता रखता है और उसी के इशारों पर सारा काम किया जाता है। जो वो नेता होता है तो वो सत्या को सौंपता है कि तुम्हें चंदा इकट्ठा करना है, और वो खुद भी चंदा देता है वो नेता, पर उनको यह आदेश देता है कि तुम्हें जो ये जयंती मनाई जाएगी, अम्बेडकर की जयंती मनाई जाएगी, बाबा साहब भी नहीं बोलता है, वो अम्बेडकर बोलता है। इतनी उसमें मतलब महापुरुषों को उसने पढ़ा नहीं, बुद्धि तो उसमें इतनी दिखाई गई है कि वो तलवे चाटने वाला राजनेता होता है। और वो सत्या को आदेश देता है कि कहता है कि तुम्हें जयंती मनानी है झोपड़पट्टी में, पर तुम्हें जयंती जो लोग एक साथ मिलकर मनाने के लिए कह रहे हैं, वो एक साथ नहीं मनाने देनी है। इनको टुकड़ों में बाँटना है, टुकड़ियों में बाँटकर जब तुम्हें जयंती मनानी है। तो इस चीज़ का काम वो दिया जाता है। तो अब सत्या के जो परिवार वाले होते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले होते हैं। बाबा साहब के नाम से वो बहुत चिढ़ करते हैं, बहुत नफ़रत करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि एक अछूत को हम कैसे मानें? तो बहुत घृणा उसके परिवार वाले करते हैं, और जो सत्या होता है, वो उस जयंती में शामिल होता है। वो कहता है, उसकी माँ उसको मना करती है कि तुम इन लोगों के साथ इस आदमी की जयंती मनाते हो, हमें तो शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहने में। पर वो लड़का कहता है कि माँ, ये जो मेरे दोस्त हैं, ये इनके महापुरुष हैं, तो मेरे को तो मनाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे क्या मतलब पड़ा है इनकी जयंती मनाने का, वो तो मुझे मजबूरी में मनानी पड़ रही है। तो वो लड़का इस तरीके से बात कहता है, वो तब तक ये बात कहता है जब तक उसने महापुरुषों को पढ़ा नहीं होता है, जाना नहीं होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, साथ ही आगे सुनना, कहानी पूरी बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो वो लड़का उसकी माँ से उसकी लड़ाई हो जाती है और कहती है, वो लड़का कहता है कि मैं अपने दोस्तों का साथ दूँगा और जयंती भी मनाऊँगा, चंदा भी इकट्ठा करूँगा। तो वो इस तरीके से चंदा इकट्ठा करता है और जयंती मनाने का भी प्रोग्राम करता है। अब इसमें एक कैरेक्टर और दिखाया गया है, जो रेखा नाम की एक इसमें महिला दिखाई गई है। वो एक आदिवासी महिला होती है, वो अपने बच्चे को मतलब दूसरों के इसमें जो कैरेक्टर दिखाया गया है कुकरेजा, उसके घर पर साफ-सफाई का घर का काम करती है और वो अपने बच्चे को पढ़ाई-लिखाई करवाती है। पर वो सत्या जो होता है उसको कोशिश करता है लड़के को बिगाड़ने की, वो खेल में लगाने की कोशिश करता है। लेकिन जो वो रेखा नाम की लड़की होती है, वो कहती है कि तुम मेरे बच्चे को मत बिगाड़ो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम किस किस्म के लड़के हो और मुझे अपने बच्चे को सँभालना आता है, तुम मेरे बच्चे के पीछे मत लगो, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। तो वो बहन तो मानता है, पर जो काम उसको दिया होता है सत्या को, वो उस काम को करने की कोशिश करता है, बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश करता है, पढ़ने नहीं देता है। तो जो फिर वो महिला जो होती है, वो उस कुकरेजा के घर पर काम करने जाती है, तो अचानक उस लड़की की मौत हो जाती है, मौत क्या हत्या हो जाती है, उसको मार दिया जाता है। जो कुकरेजा नाम का जो व्यक्ति इसमें दिखाया गया है, वो उसका मतलब दुष्कर्म करके उसके साथ उसको मार देता है, उस लड़की को, और उसकी लाश को जला देता है। तो ये इसमें दिखाया गया है। तो जब उ उस ल वहाँ पर एक तरफ जयंती का आयोजन हो रहा होता है, तब वो उसकी लड़की की पता चलती है कि वो लड़की ऐसे मर गई है, तो जो दलित समाज के जो लोग होते हैं, वो अफ़सोस करते हैं कि हमारे बीच में हम उसको बहन मानते थे, वो लड़की मर गई है। तब एक व्यक्ति आता है, उन्हीं का साथी एक आता है और कहता है कि जो रेखा नाम की लड़की है, उसका पोस्टमार्टम हुआ है, जो उसमें रिपोर्ट आई है, उसमें यह पता चला है कि वो लड़की मरी नहीं है, उसको मारा गया है, उसका बलात्कार करके उसको मारा गया है। तो ये बात जब सत्या को पता चलती है, तो और ये भी पता चलता है कि उसको किसने मारा है, तो कुकरेजा ने मारा है, तो उसका कनेक्शन जो नेता होता है, उसके घर वो जाता है और वो कहता है कि हम उसको बहन मानते थे और उसने हमारी बहन को मारा है और इस तरह गंदे तरीके से मारा है।
फिर वो नेता उसको लालच देता है, कहने की कोशिश करता है कि तुम्हें काम सौंपा गया है कि तुम इस जयंती को मनाओ और लोगों को इसी तरह टुकड़ों में बँटे रहने दो और तुमको यही काम करना है। रही बात उसकी, तो उसको 10 लाख रुपए उसके पति को दे दिए जाएँगे और इस केस को यहीं दबा दो। तो वो लड़का जो होता है अपने साथियों के साथ इस बात को मान मान लेता है और उसके घर चला जाता है। वहाँ पर जो माली सर होते हैं, वो वहाँ बैठे होते हैं और लोगों को वो जागरूक कर रहे होते हैं। वहाँ बस्ती के लोगों को बिठाए हुए होते हैं और वो समझा रहे होते हैं कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हमारा शोषण इसी तरीके से होता रहेगा। बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में यह लिखा है कि जो हमें अधिकार दिए हैं और उससे आर्टिकल 340 में पिछड़े समाज को सबसे पहले बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं। लोग पढ़ेंगे तो बाबा साहब को जानेंगे और पहचानेंगे। तो इस तरह के लोगों को समझाने की बात करते हैं कि हमें इकट्ठा होकर यह काम करना होगा और हमें प्रदर्शन करना है और जो अपराधी है उसको जेल भिजवाना है। तभी वो लड़का सत्या आ जाता है वहाँ पर और उसके पति को बहला-फुसला कर उस केस को दबाने के लिए कह देता है। तो वो जो उस रेखा का जो पति होता है वो कहता है कि मुझे कोई प्रदर्शन नहीं करना है, कोई विरोध नहीं करना है और मेरी पत्नी तो चली गई है, अब मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि मेरी हालत तो तब भी ऐसी की ऐसी ही है। तो वो उसको दबा देता है वहाँ पे और प्रदर्शन नहीं करने देता है। तो उसके बाद ये होता है कि फिर रात का समय हो जाता है और लोग वहाँ पर शराब पीकर बाबा साहब की जयंती मना रहे होते हैं, उसपे गाने चला रहे होते हैं, अश्लील गाने चलते हैं और दारू पीकर नाच रहे होते हैं और ये सब करते हैं। ये हकीकत बात है साथियों क्योंकि जो ज़्यादातर बहुजन समाज के लोग बाबा साहब को पढ़ते नहीं हैं। साल में केवल एक बार वो अम्बेडकरवादी बनने का दिखावा करते हैं, जय भीम बोलकर नाटक करते हैं और इसी तरीके से शराब पीकर दंगाई करते हैं। ये हकीकत इसमें दिखाई गई है। तो उस समय जो मास्टर साहब आते हैं और जो वहाँ पर डीजे वगैरह चल रहा होता है, उसको वो बंद कर देते हैं। तो कहते हैं कि तुम जानते भी हो कि एक बेटे की माँ चली गई है, तुमको ये भी नहीं पता है कि एक बच्चे ने खाना खाया है या नहीं क्योंकि उसकी माँ ही उसे खाना खिलाती थी। तो सत्य आकर कहता है कि मास्टर जी क्या आप यहाँ भाषण देने आए हो? आपके भाषण से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो वहीं पर वो पल्लवी नाम की लड़की जो होती है जिसको सत्या पसंद करता है, वो भी वहीं पर खड़ी होती है। तो जो सत्या होता है वो उसको खुले तौर पर सभी लोगों के सामने कहता है कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ और मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा और इसकी भी मुझे हाँ का इंतज़ार है। इस तरीके से बात वो करता है। तभी वो लड़की बोलती है पहले तो वो मास्टर बोलते हैं कि तुम इतना मत बोलो नहीं मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूँगा। तो वो लड़की कहती है नहीं मास्टर जी आज इसको बोलने दो। तो वो बोलती है कि तुमने कभी जो तुम कहते हो कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त हूँ, तब क्या तुमने शिवाजी महाराज को पढ़ा है? तो वो कहता है, हाँ, क्यों नहीं पढ़ा है? मैंने खूब पढ़ा है। खूब उनके बारे में पता है कि उन्होंने कैसे मुस्लिमों को खदेड़ा था, कैसे वो गाजर मूली की तरह मार-काट के उनको भगाया था। इस तरीके की बातें वो कहता है। तो पल्लवी कहती है, "बस इतना ही तुम्हें पता है?" तो कहता है, "हाँ, और क्या है उनके बारे में? यही यही सबको पता है कि उन्होंने मुसलमानों को किस तरीके से भगाया था और किस तरीके से उनको मारा-काटा था। तो जो पल्लवी होती है कहती है कि तुमने ये नहीं पढ़ा कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन्होंने किसानों के लिए क्या किया था, उन्होंने सभी धर्मों के लोगों के लिए क्या किया था, उनके राज्य में क्या-क्या सुविधाएँ थी, वो क्या करना चाहते थे और मुस्लिम समाज की तुम बात करते हो, तो मुस्लिम समाज के उनके दरबारी रहे थे, उनके वकील रहे थे, उनके सलाहकार रहे थे। तो किस तरीके से उन्होंने मुस्लिम लोगों को मारा था। तो वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो वो लड़की कहती है तुम पढ़ोगे तभी तो जानोगे। तो यह कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो जो
फिर वो मास्टर साहब कहते हैं कि हमें पता है कि तुमने ही उस रेखा बेटी का जो केस था वो तुमने ही हटवाया है और कमज़ोर करवाया है। तुमको शर्म नहीं आती, तुमने एक मासूम बच्चे के बारे में नहीं सोचा। तो यह सोचकर वो उसको थोड़ा पछतावा होता है और वो कुकरेजा को मारने के लिए जाता है। तभी वहाँ उसके गुंडे जो होते हैं, उसको वहाँ रोक लेते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं और उसको पुलिस ले जाती है थाने में। उसके बाद उसको जब बेल कराने की बात आती है, तो मास्टर साहब उसके घर जाते हैं सत्या के और उसकी माँ से कहते हैं कि अभी फ़िलहाल उसकी बेल नहीं होने दो क्योंकि तुम जब आप ये कह रही हो कि सभी ताने देते हैं, तो थोड़ा उसे उसमें जेल में रहने दो और थोड़ा उसको वहाँ शांति लेने दो। तो यह कहकर वो मास्टर साहब चले जाते हैं, उसकी माँ भी उसकी बेल नहीं कराती है। तो जो मास्टर साहब होते हैं, वो वहाँ जाकर जेलर से मिलते हैं और उनके दोस्त होते हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जो ये सत्या है, इसकी अभी बेल नहीं करवानी है और इसको वैसे ये लड़का बुरा नहीं है, बस ये थोड़ा इसको जानने की ज़रूरत है, महापुरुषों को पढ़ाने की ज़रूरत है। तभी जेलर साहब कहते हैं, "तो आप बताइए हमें क्या करना है?" तो मास्टर साहब कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि रोज़ इसके जो उम, जेल का कमरा है, उसमें आप रोज़ एक अखबार रोज़ डालिए और देखिए कि ये लड़का पढ़ता है या नहीं उस अखबार को। तो जेलर कहते हैं कि ऐसा करने से क्या वो पढ़ेगा? तो कहते हैं मास्टर साहब कि ये 1 दिन नहीं पढ़ेगा, 2 दिन नहीं पढ़ेगा, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना नहीं पढ़ेगा, आखिर इसे थक-हार कर कुछ तो ये पढ़ेगा। फिर इसको हमें लत लगानी है पढ़ने की आदत डालनी है, तब हम ये अखबार पढ़ने लगेगा। उसके बाद हम इन्हें अपने बाबा साहब की किताबें देंगे पढ़ने के लिए, महापुरुषों की किताबें देंगे, तभी इसको सच्चाई समझ में आएगी, तभी ये समाज सुधारक का काम कर सकता है। तो जेल में उस लड़के के साथ ऐसा ही किया जाता है, तो अखबार उसको दिए जाते हैं, कुछ दिन तो वो लड़का पढ़ता नहीं है, परेशान हो जाता है, उनको वहीं फेंके रखता है। 1 महीने के लगभग बाद फिर उसको इच्छा होती है पढ़ने की, फिर वो पढ़ना शुरू कर देता है, तो उसकी दिलचस्पी उसमें पढ़ने लगती है। तो उसके बाद 4 दिन तक अखबार नहीं आता है, तो वो थानेदार से कहता है कि थानेदार साहब, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं कि 4 दिन से आपने अखबार नहीं भेजा है मुझे पढ़ने के लिए। पहले तो आपने मुझे लत लगाई है, अब आप पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं। तो जो थानेदार साहब होते हैं, वो कहते हैं कि आपसे मिलने माली सर आए हैं और आप उनसे मिल लो। तो वो मिल लेता है जाके वहाँ पे, तो जब कहता है कि बोलिए सर आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो माली सर कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूँगा जिसको तुम पढ़ोगे और सच्चाई को जानोगे। ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम कितना इसको जान पाओगे और कितना पहचान पाओगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की पुस्तक उसको पढ़ने के लिए वो दे जाते हैं। तो जब उसको वो पढ़ता है तो उसके सामने पूरी सच्चाई आ जाती है कि किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज को भी शूद्र समझा गया था और किस तरीके से इन ब्राह्मणों ने उनको शूद्र कहकर नकारा था उनका राज तिलक करने से। तो सारी सच्चाई उनके सामने आ जाती है और वो कहता है कि मैं कितना गलत था, कितनी गलत धारणा थी मुझे तो कुछ जानकारी ही नहीं थी जब तक मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा था। तो उसके बाद फिर जो मास्टर साहब होते हैं, फिर बाबा साहब की किताब लेकर आते हैं उसको पढ़ने के लिए। तो वो थोड़ा हिचकता है पढ़ने के लिए, पर मास्टर साहब कहते हैं कि यही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है, तुम्हें सोचना है, अब यही तुम्हारा भविष्य तय करेगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। तो फिर उसके बाद वो लड़का किताब को ले जाता है और वहाँ पर पढ़ने लगता है। जब वो बाबा साहब की किताब को पढ़ता है, तो उसकी ज़िंदगी वहाँ पर कुछ और ही रंग लेती है, मतलब उसकी धारणा इस तरीके से बदल जाती है और वो जो बाबा साहब के प्रति उसकी जो भावनाएँ होती हैं, वो भी बदल जाती हैं। और वो कहते हैं कि कितने बाबा साहब ने संघर्ष किए थे, कितनी पीड़ाएँ सही थी और कितना हमारे लोगों के लिए, समाज के लिए उन्होंने काम किए थे। जो संविधान लिखा था, उसमें कितने अधिकार दिए थे। तो सारी बातें उसकी समझ में आ जाती हैं, सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद फिर उसकी बेल भी हो जाती है, वो रिहा हो जाता है। उसके बाद जब अब वो जेल से रिहा होता है, तो वो इतना शांत स्वभाव का हो जाता है और उसको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, जो शराब पीने की लत थी, उसे भी वो छोड़ चुका होता है। उसके बाद वो लड़का फिर जो उसकी माँ होती है
उसको कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। तो वो लड़का कहता है ठीक है। तो फिर वो लड़का जो है एक वहाँ पर चाय की दुकान होती है उसमें लग जाता है, उसमें बर्तन साफ़ करने का काम करता है, उसके साथ हेल्प करवाने का काम करता है। तो वो उसको देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, उसका मज़ाक उड़ाते हैं, तो कहाँ ये बब्बर शेर बनता था, कहाँ ये भीगा चूहा बन गया है और अब किसी को ये रौब नहीं दिखाता है लड़का और उसका जो लोग होते हैं मज़ाक उड़ाने लगते हैं। तो वो कहता है उसके दोस्त जो होते हैं कहते हैं कि भाई तू ऐसा कैसे हो गया? सब तुझ पर हँसते हैं, तुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो लड़का कहता है जब तक मैंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा था, तब तक मेरे अंदर गुस्सा था, अब मेरे अंदर बिल्कुल गुस्सा नहीं है। गुस्सा अब मुझे कंट्रोल करना आता है। जो हमारे महापुरुष इतना महान काम करके गए थे, मैं तो खामख़ा आपको शेर समझ रहा था। ये बातें इस तरीके से कहता है वो लड़का। तो उसके बाद जब वो बाबा साहब की किताबें पढ़ रहा होता है, तो उसकी माँ उसको देख लेती है और बहुत गुस्सा होती है, बरसती है, कहती है कि तुम इस आदमी की किताबें क्यों हमारे घर में ले आया और क्यों तू इसको पढ़ने लगा? तो वो लड़का कहता है कि माँ ये इतने महान आदमी थे, अगर पढ़ोगे तभी जानोगे, मैंने इनको पढ़ा है तभी मैंने जाना है। तो वो कहती है कि इस नीच आदमी की किताबें तुम्हारे लाने की हिम्मत कैसे हुई? तो वो लड़का कहता है कि माँ अगर जो तुम्हारे बड़े बेटे हैं ना वो काम कर सरकारी नौकरी लगे हुए हैं ना, वो इसी की वजह से लगे हुए हैं। तो वो कहती है कि इस आदमी की वजह से कैसे लगे हुए हैं? वो अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ लिख कर कामयाब होकर लगा है वो। तो वो लड़का कहता है कि अब पिताजी से पूछो वो कैसे नौकरी लगे? पिताजी आपको तो पता होगा ना? तो वो जो उसके पिताजी होते हैं वो शांत होते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि ये भी कैसे लगे हैं? अ, इस आदमी की बदौलत कैसे लग सकते हैं? तो वो लड़का कहता है कि पापा आप ही बताइए कि आपके दादा-परदादा भी तो काबिल होंगे, वो उनकी कितनी सरकारी नौकरी थी, उनको कितना आरक्षण मिला था, कितने वो पढ़ाई की थी और कितने वो सरकारी नौकरियों में लगे हुए थे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो वो कहता है कि जो भी ज आज इस तरक्की पर हैं, ये बाबा साहब की बदौलत हैं, इनके दिए हुए हक अधिकारों की वजह से हैं। तो उस लड़के की माँ गुस्सा हो जाती है और उसको घर से बाहर निकाल देती है। तो वो लड़का वहाँ पर जाता है दुकान पर, वो कहता है कि दो जो चाय की दुकान होती है, कहता है कि मेरा हिसाब जो मैंने 1.5 महीना काम करा है, वो पैसे मुझे दे दो। पर वो दुकान वाला कहता है कि तुम्हारा पिछला जो उधार है, वो इसमें चुकता हो गया है, अब तुम्हारा पैसा कोई नहीं है मेरे पास, तुम जाओ यहाँ से। तो वहाँ से वो चला जाता है, फिर वो लड़का जाकर किसी रेस्टोरेंट में लग जाता है, उसमें वो खाना मतलब फ़ास्ट फ़ूड का काम करता है और बर्तन वग़ैरह साफ़ करने का काम करता है। वहाँ पर जाकर वो पैसे इकट्ठे करता है। फिर कुछ पैसे उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं तो वो लड़का फिर अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेता है वो लड़का अपने साथियों को जो उसके दोस्त थे उनको भी साथ ले जाता है वो और उनके साथ मिलकर वो फ़ास्ट फ़ूड का काम करने लगता है और संतोष के नाम से वो रेस्टोरेंट खोल लेता है। तभी उसकी खबर पड़ जाती है एक जो रेस्टोरेंट के दूसरे रेस्टोरेंट के जो मालिक होते हैं मतलब होटल के मालिक होते हैं उसको पता लग जाती है। वो भी बाबा साहब की विचारधारा के ही होते हैं और उनके ऑफ़िस में बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई होती हैं। तो उनसे वो उनकी मुलाकात होती है सत्या से और वो कहता है कि जो वो साहब होते हैं बात करते हैं और कहते हैं कि तुमने रेस्टोरेंट में कितने साल काम किया है, तुम्हें कितना तजुर्बा है? तो वो बताता है कि मैंने 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मुझे तजुर्बा हो गया है, मैंने अपना रेस्टोरेंट खोल रखा है। तो वो कहते हैं कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम कर लोगे? तो वो लड़का कहता है हाँ, मेरे में काबिलियत है, मैं कर लूँगा और यह काबिलियत मुझे अपने महापुरुषों से, बाबा साहब से मिली है। तो इतना सुनते ही वो लोग खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम भी आज जो यहाँ पर बैठे हैं, ये भी हमारे महापुरुषों की और बाबा साहब की देन है। मैं भी पहले साफ-सफाई का काम करता था, आज देखो मेरा कितना बड़ा रेस्टोरेंट है और जो मेरे साथी ये बैठे हैं, जो मेरे पार्टनर हैं, ये भी एक उसमें काम करते थे
साफ-सफाई का ही काम करते थे और हम दोनों देखो पार्टनर हो गए हैं और हमारा कितना बड़ा रेस्टोरेंट है। अपने महापुरुषों के कदमों पर चलकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो उस लड़के के समझ में आ जाता है और उनके साथ मिलकर वो पार्टनरशिप करके रेस्टोरेंट का काम कर लेता है। ऐसे ही मेहनत कर के, संघर्ष करके अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो 4 रेस्टोरेंट खोल लेता है। इस चीज़ की भनक जो वो मानदार होता है, जो राजनीतिक नेता होता है, उसको पड़ जाती है और जो उसका केस होता है रेखा का, उसका केस जो होता है वो भी चल रहा होता है, तो उसको दबाने के लिए वो उस लड़के को बुलाते हैं, तो वहाँ पर वो लड़का चला जाता है और बातचीत करता है। तो वो कहते हैं उसको धमकाने की कोशिश की जाती है कि तुम इस केस को जो दोबारा आवाज़ उठने लगी है, इस केस को यहाँ से दबा दो और जो कुकरेजा भी वहाँ पर पहुँचा होता है और उससे बात करता है कि पता लगा है कि तुमने 4-4 रेस्टोरेंट खोल लिए हैं। तो उम, तुम्हें क्या नॉलेज है रेस्टोरेंट जो तुम चला लोगे? तुम लोगों के बस की बात नहीं है ये काम करने की, ऐसा करो तुम जो रेस्टोरेंट तुमने खोल रखे हैं वो तुम मुझे बेच दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा और तुम ये छोड़ो ये काम-वाम। तो वहाँ पर वो जो होता है वो लड़का उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और जो वो रेखा जो लड़की होती है उसके बारे में भी वो जो कुकरेजा होता है वो उगल देता है कि एक आदिवासी लड़की के लिए तुम क्यों मामूली सी लड़की के लिए इतना आवाज़ उठा रहे हो और उसके साथ तो मैंने जो किया था वो मज़े जो लिए मतलब इस तरह की बात करता है कि सम अ, इस चीज़ को दबा दो तुम और मेरा कुछ नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। यह रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो दोनों जो साथी जाते हैं तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उस चीज़ की और सोशल मीडिया पर सबके सामने वो रिकॉर्डिंग दिखा दी जाती है, तो उसका केस वो चल जाता है और केस को वो जीत जाते हैं और कुकरेजा को भी जेल हो जाती है। तो यह सब दिखाया गया है और फिर उसको जो सत्या होता है उसको भी अ, बहुजन समाज की ओर से अवार्ड के लिए ऑर्गेनाइज़ेशन किया जाता है। उसमें सत्या जो होता है उसके परिवार वाले आते हैं, उसकी माँ भी उसमें आती है, उसको समझ आ जाता है कि जो आज मेरा बेटा ऊँचाइयों तक पहुँचा है, इतने बड़े मुकाम पर पहुँचा है, बाबा साहब की किताबें पढ़कर, महापुरुषों को जानकर वो पहुँचा है। तो उस आयोजन में वो पहुँचते हैं, उसके परिवार वाले, लड़की पल्लवी भी पहुँच जाती है वहाँ पर और उसको अवार्ड भी मिल जाता है। तो जो होती है उसकी माँ सत्या की, वो कहती है कि बेटा अब तुम घर चलो। तो सत्या कहता है माँ मेरे साथ मेरे बाबा साहब की किताबों का भंडार भी आएगा सोच लेना। तो कहती है हाँ, तुम बाबा साहब की किताबें भी ले चलना। तो इस तरीके से जो सत्या की माँ होती है, उसके परिवार वाले होते हैं, उनमें भी बाबा साहब के प्रति भावनाएँ आ जाती हैं। उनके विचार भी बाबा साहब के प्रति बदल जाते हैं। इस तरीके की मूवी ये दिखाई जाती है और ये बहुजन समाज को मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। इतनी अच्छी मूवी ये है, ये संघर्ष को दर्शाती है और जिस तरीके से बहुजन समाज के युवा इस नशे में फँसे हुए हैं, इस पाखंडवाद में फँसे हुए हैं, इसमें सोचने के लिए मजबूर करती है और मार्गदर्शन का काम करती है ये मूवी। तो बहुजन समाज को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए और समाज को जगाने का काम करना चाहिए। ये मूवी मैं बता दूँ आपको यूट्यूब पर उपलब्ध है और आप इसको देख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए और इसी तरीके से समाज के लोग जागरूक हो जाएँ। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय